दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सल्तनत काल तथा प्रमुख सल्तनत कालीन शासकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम मुस्लिम आक्रमण के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इन प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो याद रखिएगा, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। देखिए प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर और चंगेज खां हैं। तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, फिर चंगेज खां और उसके बाद तैमूर आएगा। तो सही क्रम हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा, चचनामा जो है वो सिंध के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि चचनामा या इसको कहा जाए तो चचनामा जो है ये दोस्तों अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा या इसको फतहनामा कहा जाता है, इस ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में ये एक प्रामाणिक स्रोत है। यह पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है और ताजुल मासिर जिसकी रचना हसन निजामी ने की है, 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। और हसन निजामी ने अपनी इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और अनुशासन तथा इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का भी वर्णन किया है, ये ताजुल मासिर में। लेकिन चचनामा दोस्तों ये इसको फतहनामा भी कहा जाता है और इस ग्रंथ में जो है मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। चचनामा या फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अरबों की सिंध विजय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो ये है चचनामा। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। अगला है दोस्तों, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कौन सा लगाया गया भूमिकर, इसको क्या नाम दिया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा खराज भूमिकर लगाया गया था। और देखिए सिंध विजय के बाद सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक सोना प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। और भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों देखिए नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया और कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध यानी 712 ईस्वी, मुल्तान 713 ईस्वी को जीता और महमूद गजनवी जो है इसके बाद इसका शासन आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा खराज भूमिकर लगाया गया था।
अब आइए महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गजनी थी और अलप्तगीन की मृत्यु के कुछ समय बाद गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। इसके शासनकाल में, जो कि 972 से 977 ईस्वी था, इसके शासनकाल में ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था और अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी या महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। 27 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं महमूद गजनवी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। वो एक मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार किया। 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, वहाँ पर हुआ और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। दोस्तों देखिए, सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था और महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1023 ईस्वी में हुई थी और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अब आइए जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। किताबुल हिंद, जिसको तारीख़ हिंद, तहकीक हिंद कहा जाता है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक दोस्तों अलबरूनी था। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। इसी को तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद भी कहा जाता है। अगला है कि उस विद्वान का क्या नाम है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो ये था अलबरूनी। देखिए दोस्तों, अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और आप जान लीजिए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान, जो पहला मुसलमान था, वो अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और वह खीवा, जो कि प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ वो भारत आया और अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र। इन सभी में उसे रुचि थी। और दोस्तों उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बाराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अलबरूनी ने अरबी भाषा में, याद रखिएगा, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जिसे कहा जाता है, दोस्तों अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की और सबसे पहले सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या फिर तारीख़ हिंद का लेखक अलबरूनी था। अगला प्रश्न है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। और किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो ये था जयपाल। जयपाल दोस्तों कौन था? जयपाल जो है हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल, और इसने मोहम्मद गजनवी से हार के बाद स्वयं द्वारा बनाई गई चिता में जलकर आत्मदाह कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया?
तो ये विद्याधर था। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो ये था आनंदपाल। दोस्तों देखिए, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयपाल के पुत्र और हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल ने किया था। तो याद रखिएगा, आनंदपाल के नेतृत्व में जो सेनाएं लड़ी थीं उसमें संयुक्त सेना पराजित हो गई थी। कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? तो अलबरूनी संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था और दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुसलमान था। महमूद गजनवी ने भारत में सबसे पहले किसे हराया था? तो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उद्भांडपुर। याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी के काल में शाही राजवंश की राजधानी उद्भांडपुर में अवस्थित थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? ये आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, देखिए फिरदौसी जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है, याद रखिएगा। ये मध्यकाल का महत्वपूर्ण विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की है और फिरदौसी द्वारा रचित ग्रंथों में शाहनामा सबसे प्रमुख है जो आज भी लोकप्रिय है। और महमूद गजनवी ने फिरदौसी को उसकी पारिश्रमिक की राशि भी नहीं दी थी, जिससे उसे बड़ा आघात पहुंचा। और फिरदौसी की शैली और अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर है। देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं कि महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, उतबी और बैहाकी अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। उतबी ने किताबुल यामीनी या फिर तारीखे यामीनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ये था सुबुक्तगीन। देखिए दोस्तों, सुबुक्तगीन जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ये जो आक्रमणों का क्रम है, सबसे पहले मुल्तान, फिर थानेश्वर, उसके बाद कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने दोस्तों मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज इस क्रम में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंदपाल ने किया था। दोस्तों, महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए जो एक संघ बनाया था, उस संघ का नेतृत्व आनंदपाल ने किया था और आनंदपाल हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल का पुत्र था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो ये था जयपाल। दोस्तों, महमूद गजनवी का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ था और यहाँ की राजधानी वैहंद या उद्भांडपुर थी। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था और इसका राज्य पंजाब से लेकर सिंध तक फैला था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और जयपाल ने स्वयं के द्वारा निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, जयपाल के बाद इसका बेटा आनंदपाल शासक हुआ था और महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती सुखपाल का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम नौशा शाह रखा था। और महमूद ने सुखपाल को दोस्तों मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। सुखपाल जो है ये आनंदपाल का पुत्र था। अब आइए देखते हैं दोस्तों मोहम्मद इब्न शाम यानी मोहम्मद गोरी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, गौर जो है वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था।
और मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण जो था वो 1178 में पाटन यानी गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह परास्त किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए उसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गोरी विजयी हुआ था। और गोरी द्वारा लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध चंदावर का युद्ध था, जो 1194 में गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गोरी विजयी हुआ। और मोहम्मद गोरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपा और वापस गजनी लौट गया। और मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब आइए जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। भारतीय राजाओं में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो ये था गुजरात का शासक दोस्तों, देखिए पाटन गुजरात का शासक भीम द्वितीय, इसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कौन मुइजुद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में 1194 में मारा गया? तो ये जयचंद था। और देखिए दोस्तों, किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गोरी मोहम्मद इब्न साम, उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा जो है अरबी में कलमा खुदा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद इब्न साम के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर जो है कलमा अरबी में खुदा हुआ है। किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? तो खोखरों ने दोस्तों मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी। किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने दोस्तों सबसे पहले भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी द्वारा दोस्तों सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी, देखिए किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था? तो ये सिंध नहीं, बल्कि याद रखिएगा ये जगह है मुल्तान। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुल्तान पर सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में इसने भारत को जीता था और उत्तर भारत को। और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। और इसी क्रम में मुल्तान और उच्छ पर उसने आक्रमण किया। बाद में 1178 में गुजरात पर, 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई, और दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो कि बाद तक कायम रही। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी द्वारा सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में लड़ा गया था, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो क्षेत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र था, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गया था। अब आइए सल्तनत काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सल्तनत काल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत किसके लिए तोता-ए हिंद या तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग होता है? तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के लिए दोस्तों तोता-ए हिंद या तूतीय हिंद जो है उपनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए सही सुमेलित है तो इसमें हसन निजामी ताजुल मासिर, इसामी की कृति है फुतुह उल सलातीन। इसके अलावा अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतुह और फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही की रचना की है।
देखिए अगला सुमेलन आपको कराना है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर की रचना है दोस्तों, ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की कृति है। तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो की, और फुतुहस सलातीन जो है ईसामी की कृति है। तो ये सही सुमेलित आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तबकाते नासिरी किसने लिखी है? तो मिन्हाज उस सिराज। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आया है। तबकाते नासिरी के लेखक दोस्तों मिन्हाज उस सिराज हैं। मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? तो ये अल मसूदी था। और किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? अबुल हसन यामुनुद्दीन ने दोस्तों अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य की कल्पनाओं और विषयों का प्रयोग किया? तो ये था अमीर खुसरो। ये पहला मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्द और भारतीय काव्य कल्पनाओं का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों तारीख़ फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं जियाउद्दीन बरनी। देखिए दोस्तों जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही का लेखक है। कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है? तो मजनू लैला, शिरीन ए खुसरो और नूर सिपेहर ये अमीर खुसरो द्वारा रची गई कृतियां हैं। किसको फारसी का होमर कहा जाता है? तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है, और फिरदौसी ने शाहनामा नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो बरनी से 32 वर्ष बड़े थे। अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है दोस्तों अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। इब्न बतूता की कृति है रहला। मिन्हाज सिराज की रचना है तबकाते नासरी, और जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। दोस्तों सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्यिक कृतियों के बाद आइए गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, और इस वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। और आप देख लीजिए कि सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और कुतुब मीनार की नींव जो है जो कि दिल्ली में है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसके अलावा दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है, और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ था जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया, और आराम शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों इल्तुतमिश ने 1211 में जो है दिल्ली की सत्ता संभाली थी। देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की? तो लाख बख्श का होता है अर्थ लाखों का दान देने वाला, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ये है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए दोस्तों अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसमें मंदिर की वास्तुशिल्प भी इसमें दिखती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जिस स्थान पर यह इमारत है वहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित कुछ अन्य इमारतों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार हैं। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने, याद रखिएगा, 1199 में प्रारंभ करवाया और 1230-31 में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। अगला प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक वंश की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मृत्यु के बाद देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? लाहौर से। और अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो ये था 1208-9 ईस्वी में। 1208-9 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। यह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था और बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था और उसकी उचित ढंग से देखभाल की, सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। और बचपन में ऐबक अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसे उसको कुरान ख्वां का नाम से जाना जाता था। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। और देखिए दोस्तों, यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ली थी। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में कराया था और ऐबक ने सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा और गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी रहा, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। दोस्तों, इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई और चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के विषय में कौन सा सही कथन है? तो आप देख सकते हैं, इसने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा से प्राप्त की थी, सही है। और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था और 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र और सम्मान सूचक वस्त्र खिलात प्रदान किया था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का वंश इलबारी तुर्क था और इसने 1211 से 1236 तक शासन किया था। दिल्ली की गद्दी से बैठने से पहले वह बदायूं का सूबेदार यानी गवर्नर था और इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 प्रमुख अंगों मुद्रा, एकता प्रणाली और सेना को सुव्यवस्थित किया था।
अगला प्रश्न है, देखिए कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस कलर की या किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? तो लाल रंग की। सबसे पहले सुल्तान की पदवी किसने धारण की? इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की और खलीफा से, देखिए इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? तो फुतुह उल सलातीन ने। और किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो ये इल्तुतमिश था। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद का। और गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? तो इल्तुतमिश ने। दोस्तों इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन कराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। दोस्तों देखिए इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का पहला जो है एक तरह से प्रभुत्व संपन्न शासक था, जिसके पास अधिकार पत्र से उसके वैधानिकता मिली हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस सल्तनतकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तो ये 40 तुर्क अमीर सरदारों का समूह था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो आप जानते हैं इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। और आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने यानी इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। वो रात्रि काल में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया? तो आप जानते हैं इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगला प्रश्न है कि किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो जलालुद्दीन मांगबरनी का। टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। दोस्तों दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो आप जान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता था? तो याद रखिएगा दास राजाओं में दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सबसे महान माना जाता था। अगला प्रश्न है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार कब सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये वर्ष था 1221 ईस्वी। 1221 ईस्वी में दोस्तों चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के किनारे एकत्र हुए थे। और इल्तुतमिश के समय में यानी मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश का समकालीन था। अगला प्रश्न है कि मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ? तो इल्तुतमिश के समय में। तुर्काने चिहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से है? तो इल्तुतमिश से है। और खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। दोस्तों किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से आरंभ होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए राम प्रसाद त्रिपाठी इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया था और इसी आधार पर उसने दिल्ली का सत्ता ग्रहण किया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए रजिया सुल्तान से संबंधित प्रश्नों को। रजिया का जो शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी है और आप जानते हैं रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा और कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। दोस्तों, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बना लिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल हो गई थी और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह। और इसके अलावा बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। और नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो अब आइए थोड़ा सा जो है रजिया के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो मिन्हास उस सिराज ने की थी। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को दोस्तों अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने नियुक्त किया था। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो रजिया के काल में दोस्तों सुन्नी और शियाओं के बीच सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद हुआ था। कौन महिला मध्यकालीन युग में शासिका रही है? तो आप देख लीजिए राजिया सुल्ताना 1236 से 1240। इसके अलावा रानी रुद्रमा 1260 से 1291 और ताराबाई 1700 से 1707 ये मध्यकालीन युग में शासिका रही हैं। कौन हजार मर्दह कहलाता है? तो कबीर खां को हजार मर्दह कहा जाता है। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन किया था? निजामुल मुल्क जुनैदी। दोस्तों, निजामुल मुल्क जुनैदी जो है इसने रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किया था। अब आइए गयासुद्दीन बलवन जो है, गयासुद्दीन बलवन, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप जान लीजिए। दोस्तों, गयासुद्दीन बलवन 1265 ईस्वी में 1266 ईस्वी में जो है ये गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में उसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी और बलवन ने फारसी रीत रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह और रक्त की नीति यानी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का पालन किया और नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। दोस्तों, अगला अब आइए देखते हैं कौन से प्रश्न गयासुद्दीन बलवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन सा शासक मामलूक वंश का था? तो ये बलवन था। दीवाने अर्ज या सैन्य मामलों से संबंधित विभाग का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन बलवन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलवन ने अपनाई थी। जिलल्लाह जो राज्याधिकार संबंधी अवधारणा है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवन भी इल्तुतमिश की तरह इलवरी तुर्क था और सुल्तान बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। उसने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और आप जान लीजिए दोस्तों
बलवन का जो राजत्व सिद्धांत था उसकी दो विशेषताएं थी। पहला ये कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया जाता है और दूसरा ये कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। और वो मानता था कि सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई है और सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ये बलवन के द्वारा की गई थी। किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया? तो ये था बलवन। दोस्तों, बलवन ने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किया यानी उसका दमन किया था। कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? तो ये था बलवन। बलवन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारसी राजत्व जो कि ईरान के सासानी वंश के शासक थे वहाँ से लिया गया था। और बलवन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई कहता था। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। अगला प्रश्न है, वह मामलूक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? तो ये था बलवन। और बलवन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था आपको बताना है। तो अभी अभी हमने चर्चा की कि बलवन भी इल्तुतमिश की तरह इल्बरी तुर्क था। तो ऑप्शन जो इल्बरी का ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो ये था दोस्तों किसलू खां। किसलू खां ने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। और देखिए, ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने आरंभ करवाया था? तो बलवन ने ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन आरंभ करवाया था। बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया और अपने दरबार के लिए बलवन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया और इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलवन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमने की रीतियां आरंभ करवाई और उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शानो शौकत से साथ मनाने का प्रारंभ किया था। बलवन के बाद आइए अन्य सुल्तानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, कालक्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद आपका सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश आएगा। शाह तुर्कान कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता जो हैं वो शाह तुर्कान थी, याद रखिएगा। मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी किसको समर्पित किया है? तो ये नसीरुद्दीन महमूद को। और 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी, खलीफ की? तो ये था हलाकू। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखिए अरबों का सिंध पर आक्रमण, महमूद गजनवी, इसके अलावा सल्तनत काल से संबंधित प्रमुख शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको आपने पढ़ा। इसमें आपने गुलाम वंश और उसके शासकों के बारे में पढ़ा। आगे हम खिलजी वंश से आगे जो है देखेंगे खिलजी वंश, और उसके बाद हम खिलजी वंश तथा उसके बाद तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद जो सैयद वंश और लोदी वंश आता है उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।